पाकिस्तान के एक शहर ने एक काम किया, कमाल कर दिया। बिजनेस कम्युनिटी का अपना एयरपोर्ट, अपनी एयरलाइन। अच्छा, चैम्बर ये क्यों असेंबल की जाते हैं? इसकी जो मेंबर्स हैं वो इससे क्या इस्तेफादा करना चाहते हैं? क्या इसके मकासद होते हैं चैम्बर्स के? अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो दैट इज़ अराउंड 11% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, जो कि 2.27 बिलियन यूएस डॉलर है। इसको हम अगले 5 सालों में 10 बिलियन डॉलर तक लेके जाना चाहते हैं। क्या आपको नहीं महसूस होता पाकिस्तान में आप एक कारोबार शुरू करते हैं और आपके एक कारोबार के मुखालिफ यहाँ पे 15 इदारे आते हैं जो बंद करवाने आते हैं? उस डूबती रग के बारे में सवाल किया जिसके लिए रोज़ाना की बुनियादों पर हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो सियालकोट चैम्बर से रजू करते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को गवर्नमेंट ने हमेशा कहा है कि हम ये एनवायरनमेंट देना चाहते हैं और प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ ज़रा कम में आई। छोटे छोटे कार्टन कई घरों में लगे होते हैं। ये चैम्बर ऐसे छोटे जो कारोबार हैं, इनकी हेल्प कैसे करते हैं कि बड़े मीडियम साइज के कारोबार बने? हमने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कमेटी एक बनाई हुई है, जहां हम स्टार्टअप्स को और छोटे एक्सपोर्टर्स को ट्रेनिंग देती। आपने क्या देखा किस किस वक्त पे जाके कारोबार ऊपर गया और किस वक्त पे जाके है नीचे गया? पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं और डॉलर इन्फ्लेशन है और फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं, ये सब का सबका हल जो है वो अब एक्सपोर्ट को बढ़ाने में ही है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक-ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज मैं सुपर एक्साइटेड हूँ, उसकी वजह ये है कि मैं आज ऐसी पर्सनैलिटी से खुद मिल रहा हूँ और आपको मिलवा रहा हूँ, जिनसे मैं खुद बड़ा इंस्पायर्ड हूँ और आपको इंस्पायर करना चाहता हूँ। ये रीज़न सुनने वाली है कि पाकिस्तान में कितने अदवार सियासी और दूसरी हुकूमत के चले, ऐसे द्वार के अंदर थोड़े-थोड़े लेवल पे छोटे-मोटे बिज़नेस के काम होते रहे, गवर्नमेंट बहुत बड़े लेवल पे कुछ नहीं कर सकी और फिर यहाँ पाकिस्तान के एक शहर ने एक काम किया, कमाल कर दिया। वो काम था अपना बिज़नेस कम्युनिटी का अपना एयरपोर्ट, बिज़नेस कम्युनिटी का अपनी एयरलाइन, ये बिल्ड कर दिया। ये सारी की सारी ताकत का मुज़ाहरा किया था यहाँ की चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मिलके। खुद लोगों को मिला के इन्वेस्टमेंट की और वो तब्दीली ले आए, जो तब्दीली हमें पूरे मुल्क में लेके आनी चाहिए थी। ऐसी तब्दीली का छोटा-सा एक शासना फिर हम मिलते हैं पर्सनैलिटी से। मैंने एक बार 3 घंटे यहाँ खड़े होके सियालकोट में घंटा गाड़े, तो जस्ट गाड़ियाँ नोट थी, कौन-कौन सी गाड़ी यहाँ से गुज़रती है। तो 3 घंटे में मुझे एक गाड़ी मेरे यहाँ नज़र आई थी 10 साल पहले। ठीक है ना? ये वजह है कि जहाँ पे बिज़नेस होता है, जहाँ के लोग बिज़नेस माइंडेड होते हैं, जहाँ के लोग समझते हैं मुझे किस तरह से इसको एक्सपेंड करना चाहिए, वो इलाका तरक्की करता है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसी भी इलाके में बिज़नेस कम्युनिटी की तरक्की का ज़ामन होता है। आज हमारे मोअज़्ज़ज़ गेस्ट हैं, बहुत तजुर्बाकार, बहुत मोअज़्ज़ज़, बहुत स्वीट। इनका नाम है इकरामुल हक साहब, सियालकोट में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं। तो मैंने इनको दरख्वास्त की कि जो इल्म इनके पास होगा मुझे कहीं और से नहीं मिलेगा, तो क्यों ना इनसे बात करें। डन? चलिए, इकराम साहब बहुत शुक्रिया आपका। मेरी दिली ख्वाहिश थी आपसे मुलाकात हो और आप मेरे शो में तशरीफ़ लेके आए। बहुत शुक्रिया। आप यकीन जानिए कि जिसको बिज़नेस सीखना है ना, तो उसे यूनिवर्सिटियाँ ना उसे एबीसीडी अल्फ़ाबेट सिखाती हैं, दैट्स ओके। जिसने उसकी ग्रामर, सेंटेंसेस, उसकी वोकैब्युलरी बाकी सारी चीज़ें सीखनी है, तो किसी बिज़नेसमैन के पास बैठ के सीखेगा। सही कहा। और सियालकोट ये गढ़ है। आपने जब ये बड़े हुए, तो बिज़नेस कैसे सीखा था? मैं एक्चुअली जी फैमिली बिजनेस में आया 2000 में। मेरा जो फैमिली बिजनेस है वो 19th सेंचुरी के अवाइल में ही बिल्कुल शुरू हुआ था, जो कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग था। और आई एम द थर्ड जनरेशन इन माय बिजनेस एक्चुअली। और 2000 में मैंने मास्टर्स करने के बाद जब अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया तो इट वाज वेल एस्टैब्लिश्ड एंड स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। और उसमें जब मैंने आकर पार्टिसिपेट किया तो मुझे डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट के तौर पर पोजीशन दी गई, and I was supposed to increase my sales and spread my business in rest of the countries where we are not existing. Alhamdulillah, I did my best. For 8 years, I served my family business, and then I decided to start once again from scratch, and I created my own company and as a startup, but in the same line of surgical instruments, which were अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सर्जिकल। अल्हम्दुलिल्लाह 2008 में मैंने IAA सर्जिकल के नाम से अपनी कंपनी बनाई और इसकी बुनियाद रखी।
मेरे भाई या मेरे वालिद ने मुझे जॉइन किया और फ्रॉम ग्रास रूट लेवल वी स्टार्टेड एंड टुडे वी आर द मीडियम साइज कंपनी इन दिस फील्ड ऑफ बिजनेस. अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ग्रोइंग एवरी ईयर एंड गोइंग वेरी गुड. ज़बरदस्त। आप सियालकोट के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं, तो आपके पास इसकी लीडरशिप है कि बिजनेसमैन क्या करेंगे। सबसे पहले मुझे एक इल्म चाहिए जो मेरे यहाँ पे सामीन नाज़रीन देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि चैम्बर्स होते क्या हैं, क्या करते हैं। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक डिफरेंट चैम्बर है थ्रू आउट पाकिस्तान. अगर आप गौर करें तो ये बड़ा डायनामिक और वाइब्रेंट चैम्बर है और इसकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फॉर पाकिस्तान एंड फॉर सियालकोट बिजनेसमैन कि ये लोगों को इनकरेज करते हैं टुवर्ड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड इंटरनेशनली एंड इवन इन द डोमेस्टिक मार्केट. और सियालकोट चैम्बर की अगर खसूसी तौर पर बात करें तो यहाँ पर हमारा जो लीडरशिप का मॉडल है इट इज़ मूविंग ऑन फॉर लास्ट 40 ईयर्स प्लस. और इन 40 सालों में एक लीडरशिप एक ही लीडर जिनका नाम रियाजुद्दीन शेख है, उनकी लीडरशिप में इस चैम्बर ने एक विज़न सेट किया, एक टारगेट सेट किया और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज़ किया. अल्हम्दुलिल्लाह आज सियालकोट जो भी है वो इस लीडरशिप के वजह से है और तमाम बिज़नेस कम्युनिटी की यूनिटी की वजह से है. तो जब मैं समझता हूँ कि जब लीडरशिप और यूनिटी मिल के काम करती हैं तो फिर आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफ़िल भी होते हैं और आपको रिजल्ट्स टाइम पे मिलते हैं. सियालकोट चैम्बर ने इस वक्त 24,000 रजिस्टर्ड एक्सपोर्टिंग मेंबर्स जो है ना वो उनको मेंटेन कर रहा है. हर माह तकरीबन 800 से ज़्यादा हमारे मेंबर्स जो हैं वो रजिस्टर हो रहे हैं सिर्फ सियालकोट रीजन से। सिर्फ सियालकोट डिजिट से. और इसमें जो ख़ास बात अब ये है कि हम चूँकि 100% एक्सपोर्ट सिटी हैं तो जो भी नया मेंबर बनता है वो एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है बिज़नेस में, या वो इंपोर्ट करता है और समटाइम्स दे बिकम ट्रेडर्स एज वेल, लेकिन उनका प्रीव्यू जो होता है बिज़नेस का वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही होता है. इसमें हमारी जो इंटरेस्ट है लोगों का, सियालकोट में चूँकि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि कई दहाइयों से यहाँ लोकेटेड है, जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग है, ग्लव्स इंडस्ट्री है, लेदर गारमेंट्स है, मोटर बाइकिंग है, क्रिकेट गियर है, लाइकवाइज फैशन गारमेंट्स हैं, टेक्सटाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, बैजेस हैं, यूनिफॉर्म्स हैं, मिलिट्री गियर है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. ये सारी हमारी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लाइंस हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं जो 18वीं सदी के आखिर से लेकर तो आज तक चलती आ रही हैं. इसमें सियालकोट की आबादी जो कि 45 लाख के करीब है और 11 से 12 लाख लोग जो हैं इन इंडस्ट्रीज़ से जॉब्स लेकर मुस्तफ़ीद होते हैं. 24,000 एक्सपोर्टिंग मेंबर्स ने उन जॉब्स को कैटर किया हुआ. और हमारी अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो दैट इज़ अराउंड 11% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, जो कि $2.27 बिलियन US है. 2.27 $7 बिलियन. डॉलर्स। और इसको हम अगले 5 सालों में $10 बिलियन तक लेके जाना चाहते हैं, जिसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक प्लान दिया है और जो कि बड़ा फ्यूचरिस्टिक है, विजनरी है. उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो जब आगे चल के बात होती है तो मैं आपको तफसीलात भी दूंगा. अच्छा, चैम्बर ये क्यों असेंबल किए जाते हैं? इसकी जो मेंबर्स हैं वो इससे क्या इस्तिफादा करना चाहते हैं? क्या इसके मकासद होते हैं चैम्बर्स के? चैम्बर से लोगों का जो मकसद होता है कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से फैसिलिटेशन उनको मिले, उनको ट्रेड डेटा मिले, उनको वीज़ा सर्विसेज के हवाले से उनको वीज़ा लेटर्स मिले. जब वो इंटरनेशनल मार्केट्स में जाते हैं तो उनको फैसिलिटेशन हो. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर कोई डेलीगेशंस में वो प्रोवाइड कर रही है तो उनके अंदर उनकी नुमाइंदगी हो जाए. एग्ज़िबिशंस अगर करवा रहे हैं तो उन एग्ज़िबिशंस में वो एग्ज़िबिटर के तौर पे जा सकें. और लाइकवाइज़ किसी भी किस्म की बिज़नेस इन्फॉर्मेशन जो उनको डोमेस्टिक मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड है वो हेल्प आउट कर सकती है पर्टिकुलर बिज़नेस ट्रांजैक्शन के लिए या बिज़नेस इश्यूज़ के लिए, तो सियालकोट चैम्बर फैसिलिटेट करता है. सियालकोट चैम्बर में इस मकसद के लिए हमने एक मेंबरशिप बाय लॉज डिपार्टमेंट है हमारा और एक R&D डिपार्टमेंट है. ये 2 डिपार्टमेंट रोज़ाना की बुनियादों पर तमाम मेंबरान की क्यूरीज़ को हैंडल कर रहे होते हैं
और उनके हर तरह के सवालात पर उनको डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मुहैया करती। अच्छा, मेरा इंटरेस्ट तो इसमें इस चीज़ में बड़ा मुझे नज़र आता है कि आप वीज़ा के लिए हेल्प कर सकते हैं। पाकिस्तान की आधी कौम तो बाहर जाना चाहती है। दैट मीन्स कि यू आर द राइट पर्सन, द पावरफुल पर्सन हू साइन्स द लेटर एंड द वीज़ा डिपार्टमेंट अप्रूव्स दैट। एक्चुअली वीज़ा में जो सहूलतकारी है वो ऐसा नहीं है कि कोई भी वीज़ा लेटर ले सकता है और वो बाहर के मुल्क जा सकता है। एक्चुअली ये वीज़ा लेटर हैं जिनके लिए तमाम एम्बेसीज़ के साथ हमारी लाइज़निंग है और हमारा जो वीज़ा लेटर है दैट इज़ प्योरली फॉर द बिज़नेस ट्रैवलर एक्चुअली। और उसके कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जो प्री डिटरमिन्ड हैं, वो हमारे एम्बेसीज़ के साथ भी सेटल डाउन हुए हुए हैं और कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जो हमने अपने इंटरनल सिस्टम के तहत डिफ़ाइन किए हुए हैं। तो हम जेन्युइन बिज़नेसमैन को जेन्युइन बिज़नेस ट्रैवल के लिए और जेन्युइन बिज़नेस प्रमोशन के लिए वीज़ा लेटर फैसिलिटेट कर। सही, सही। अच्छा, जो अब चैम्बर ड्यूटीज़ यहाँ पे पूरी करने लगा है, जो कुछ बातें सुन के पहले सुनने लगी कि यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, इनका ज़हन ये है, सियालकोट को सबसे पहले सनती पोल्यूशन से दूर किया जाए, जब तक एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए। ये सारी सोचें गोरे सोचते हैं। तो पाकिस्तान में तो लोग कहते हैं फिलहाल कमाई दा कोई हिसाब लगे यार, उसके बाद देखेंगे। तो इको फ्रेंडली सिस्टम बिल्ड करने लगी यार। आपके ज़हन में सोचें क्यों कर आई? कैसे आई? एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि सियालकोट 100% एक्सपोर्ट सिटी है। हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल ब्रांड्स हमसे आउटसोर्स करते हैं। चूँकि हम हाई प्रोफाइल कंपनीज़ के साथ इंटरैक्ट करते हैं पूरी दुनिया में और दुनिया के ऑलमोस्ट हर मुल्क में सियालकोट के बिजनेसमैन ट्रेड एम्बेसडर के तौर पे बिज़नेस प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए, सेल्स के लिए ट्रैवल करते हैं। तो हम दुनिया से सीखते हैं। दुनिया में जब हम जाते हैं तो हम वहाँ पर जो-जो चीज़ें देखते हैं, वो हम बीइंग पाकिस्तानी हम कहते हैं कि वो पाकिस्तान में भी होनी चाहिए और बीइंग सियालकोटियन वो फिर हम इनिशिएटिव सियालकोट से ही दे सकते हैं। तो हम उन्हें ना सिर्फ सियालकोट के लिए कोशिश करते हैं कि वो मुमकिन हो, बल्कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पूरे पाकिस्तान में उस मॉडल को रेप्लिका करने के लिए दरख्वास्त करते हैं। हुँ। बड़ी अच्छी बात है। जैसे बात थी ज़ीरो कार्बन की, तो हम लोग सोचते हैं जैसे पेपर कहीं इस्तेमाल अगर होते हैं तो कहीं पोल्यूशन पैदा होगी और कहीं ऑक्सीजन कम होगी। आप यकीन जानिएगा कि ईमेल जब हम करते हैं लोगों को ईमेल्स, तो ईमेल्स वो कहते हैं अगर आपने लंबी चौड़ी ईमेल्स को सेव नहीं रखना, तो ये एक्सपायरी वाली ईमेल्स भी होती हैं जो सेंड कर सकते हैं, ताकि 1 माह के बाद 2 माह के बाद एक्सपायर हो जाएँ। क्योंकि सिस्टम में कहीं हार्ड ड्राइव में रखने के बाद उसको पावर चाहिए, उसको महफूज़ रखने के लिए, चाहे पावर डिस्ट्रीब्यूट होके आती हो, आखिरकार जाके ये कार्बन फुटप्रिंट बनता है। तो वो लोग कहते हैं इतना इसको बचाएँ कि कार्बन कम से कम जो है एमिट हो दुनिया में। तो ये एक बड़ी कमाल चीज़ है जो आपने सोची यहाँ पे कि हम भी उनके लेवल पे करना शुरू करें, कुछ ये कदम उठाएँ। ये एक्चुअली प्लान है क्या जिस पे आप काम करना चाहते हैं? एक्चुअली एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो हैं पूरी दुनिया में बड़े सीवियर होते जा रहे हैं और ये चैलेंजेस जो हैं आखिरकार इंसान की सेहत पर नुकसानदेह असरात छोड़ते हैं। फॉर दैट वेरी रीज़न हमारी जो है एनवायरमेंटल सर्टिफिकेशंस डिमांड करती हैं कि हम इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ एट पार आकर तो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस करें और अपने एनवायरनमेंट को मेंटेन करें। फॉर दैट रीज़न हमारे बायर्स जो हैं वो हमें एसओपीज़ भी देते हैं कार्बन फुटप्रिंट को मिनिमाइज़ करने के लिए और ज़ीरो लेवल पे लेके आने के लिए। तो इस पे बहुत सारी कंपनीज़ ने ऑलरेडी काम किया है। कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जिनमें लेवल्स हैं, प्लैटिनम लेवल है, गोल्ड लेवल है, सिल्वर लेवल है। हमारे जो टॉप एंड कंपनीज़ हैं सियालकोट में उन्होंने उन लेवल्स को अचीव किया हुआ है। तो जिस लेवल पे वो होते हैं फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको परचेज़ेज़ में और ऑर्डरिंग में प्रायोरिटी दी जाती है। तो दिस इज़ अ कंप्लीट कॉम्पिटिशन नाउ। मेरा ख़्याल है कि आने वाले दिनों में ये एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो हैं, ये एक सेल्स एंड मार्केटिंग टूल्स के तौर पर भी इनकी कंप्लायंस जो है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। कि जो कंपनी ज़्यादा बेहतर कार्बन फुटप्रिंट पे काम कर रही होगी, उसको फॉरेन बायर्स जो हैं वो प्रायोरिटी देंगे। तो सियालकोट का विज़न है कि हम जो भी इंटरनेशनल मार्केट चैलेंजेज़ हैं या एनवायरमेंटल चैलेंजेज़ हैं, हमने मीटअप करें और उनमें हम नंबर 1 हों। बिल्कुल ठीक है। जो पहले भी 2 काम जो आपके मशहूर थे यहाँ पे, वो भी सियालकोट के समझ लीजिए कि अकेले के मशहूर थे, किसी और चैम्बर ने दूसरे शहर में नहीं किया है। लाइक अपना एयरपोर्ट बना लिया मिल-जुल के और साथ में एयरलाइन एस्टेब्लिश कर ली। यानी जो वो हेल्पिंग हैंड गवर्नमेंट नहीं दे पा रही थी, तो सारे मिलके कर लिए। अब मिलके अगर ये आप ज़ोन बनाते हैं, वहाँ पे इको फ्रेंडली सारा निज़ाम होगा, जो आपके बायर्स ऐसे पसंद भी करेंगे, तो ग्रोथ भी मिलेगी, प्लस यहाँ पे
कार्बन कम से कम पैदा होगी। कितनी लैंड पे ये जगह बनाएगी सारी ये जो एक्चुअली हमारा जो जी इस वक्त एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जिसको कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पेशली हमें फैसिलिटेट करे, दैट इज़ सियालकोट इंडस्ट्रियल जोन। ये 1406 एकड़ पे मुहित है। इस प्रोजेक्ट का सेक्शन 4 जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, जिसका मतलब है कि ज़मीन जो है वो होल्ड हो चुकी है और उसको अब एक्वायर करता है। फॉर एक्वायरिंग द लैंड वी नीड सेक्शन 5। हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से दरख्वास्त की हुई है, जिसमें हमारी सियालकोट की सियासी लीडरशिप जो है वो हमें फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रही है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जल्द हम सेक्शन 5 की खुशखबरी लेंगे और इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हो जाएगी। सियालकोट इंडस्ट्रियल जोन एक्चुअली 1406 एकड़ पर चूँकि मुहित है, इसमें ये ग्रीन तर्ज का प्रोजेक्ट होगा और इसमें लीड सर्टिफिकेशंस और डिफरेंट काइंड ऑफ दो सर्टिफिकेशंस जो कि हमारे लिए शहर के एनवायरनमेंट के अंदर मुमकिन नहीं है, वो वहाँ पर आसान हो जाएंगी। ये इंडस्ट्रियल जोन पाकिस्तान में अपनी तर्ज का टॉप एंड इंडस्ट्रियल जोन होगा, जो सुंदर एस्टेट और फैसलाबाद के फिग्मिक से भी ज़्यादा एडवांस SOPs पे बनेगा। वहाँ के एक्सपीरियंस के बाद इसको बनाने वाले इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाएंगे। इसमें कार्बन फुटप्रिंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम हो रहा है। इसमें जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है दैट इज़ अंडरग्राउंड, लाइकवाइज वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स आर देयर, नीट क्लीन वाटर, ग्रीनरी और इसका ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर 60 फुट, 80 फुट, 120 फुट और 150 फुट की रोडें और ग्रीन पार्क्स, लाइकवाइज आई वुड से डंपिंग एरियाज़, वेस्ट डंपिंग एरियाज़ और इसके बाद इसमें जो है वेस्ट वाटर को चैनलाइज करना थ्रू ऑथोराइज्ड एंड अप्रूव्ड SOPs बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड पाकिस्तान। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो और ये वो सारे मामलात हैं जो कि हम आज तक सियालकोट की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सियालकोट के एनवायरनमेंट में और इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं मुहैया कर सके। तो ये इंडस्ट्रियल जोन इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर एक्चुअली, आई वुड से। मैं इसको हमेशा गेम चेंजर कहता हूँ, क्योंकि एक तो सियालकोट चूँकि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर है, हम SMEs के नाम से ये शहर जाना जाता है। बहुत छोटा रेडियस है हमारे शहर का और मैंने बताया आपको कि 24,000 एक्सपोर्टिंग मेंबर्स हैं। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस लेवल पर हम मन्यूटली एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस को जो है ना वो मैनेज कर रहे हैं। तो ये इंडस्ट्रियल जोन हमें स्मॉल एंटरप्राइजेस को मीडियम साइज़ में और मीडियम एंटरप्राइजेस को लार्ज स्केल में कन्वर्ट करने में कामयाबी देगा। साथ ही साथ इस वक्त गवर्नमेंट की साइड से जितना पुश दिया जा रहा है ट्रेड विद चाइना एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और जॉइंट वेंचर्स को इनकरेज किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि हमें ये इंडस्ट्रियल जोन ही ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा और हमें फैसिलिटेट करेगा कि हम JVs में जा सकें। जॉइंट वेंचर्स जो हैं इनका जो फ़ायदा सियालकोट को और पाकिस्तान को होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनकरेज होगी आएगी, लाइकवाइज नई इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डेवलप होंगी और इसके अलावा जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। हम अपना जो 5 साल टारगेट है $10 बिलियन का, हमें उसको हासिल करने में आसानी होगी और साथ ही साथ पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं और डॉलर इन्फ्लेशन है और फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं, ये सब के सब का हल जो है वो अब एक्सपोर्ट को बढ़ाने में ही है और सियालकोट में पोटेंशियल मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हम पे ट्रस्ट करती है। वो जानते हैं कि हम वो लोग हैं इस मुल्क में जो डिलीवर कर सकते हैं और हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं जो हम पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और वो हमें वो चीज़ें देना चाह रहे हैं जिनकी वजह से हम अपने टारगेट्स को और गवर्नमेंट के अहदाफ को मीट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये इंडस्ट्रियल जोन सियालकोट की स्कैटर्ड इंडस्ट्री को एक जगह पर इकट्ठा करने में भी कामयाबी देगा। हमारे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम कर रहे हैं, तो एक-एक सर्टिफिकेशन अपनी 4-4, 5-5 फैसिलिटीज़ को करवाते हैं और अलग-अलग एक्सपेंसेस पे करते हैं और अलग-अलग से ऑडिट्स करवाते हैं। तो उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि वो लोग इस इंडस्ट्रियल जोन में एक बड़ा यूनिट बनाएं और एक अंडर वन रूफ वो सिंगल टाइम सर्टिफिकेशंस करें, अपनी आउटपुट को वो बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं
वो अपनी जो है इन्वेंट्री को, अपनी प्रोसेसिंग को, अपनी ओवरऑल जो ओवरहेड कॉस्ट है उसको कट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली इसके मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट्स हैं। ये इंडस्ट्रियल ज़ोन इंशाल्लाह ताला ये गेम चेंजर ही है। एक ये लफ्ज़ इसके लिए मेरा ख़्याल है काफ़ी है इसको समझने की। बिल्कुल सही है। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी अपनी ज़ाती एक बड़ी सी फैक्ट्री है, वो कुछ बनाते हैं बाइक्स वगैरह और रिक्शे बनाते हैं। तो मुझे ये कहते हैं यार अगर गवर्नमेंट कुछ थोड़े से काम हमारे कर दे या हम मिल के कुछ काम कर लें ऐसे, जो हमारे ज़रूरी काम होता है ना गवर्नमेंट से उसका मुतल्लिका कागज़ी कार्रवाइयाँ फ़लाँ टैक्स पे करना है, ट्रेन जमा करवानी, फ़लाँ करनी, डीलिंग करनी है, कोई फ़लाँ इश्यू आ गया गवर्नमेंट का, कोई आगे इदारा आ गया, कोई बिल पे करना है। कहते हैं ऐसे कि ना तमाम चीज़ों की कोई सेंट्रल सर्विस हमारी होनी चाहिए मिल-जुल के। वो खुद ही कर ले टेक ओवर कर ले इसको। हमारे मसले हल करते हम सिर्फ़ फ़ोकस दें बिज़नेस पे। क्योंकि यहाँ एक मसला ये आता है, क्या आपको नहीं महसूस होता पाकिस्तान में, आप एक कारोबार शुरू करते हैं और आपकी एक कारोबार के मुखालिफ यहाँ पे 15 इदारे आते हैं, जो बंद करवाने आते हैं। तो इसको अगर फेस नहीं करते आप? आपने उस डूबती राख के बारे में सवाल किया जिसके लिए रोज़ाना की बुनियादों पर हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो सियालकोट चैम्बर से रुजू करते हैं और वो शिकायत करते हैं कि हम काम करें या इदारों की सख्ती बर्दाश्त नहीं। हमने मुतअद्दिद दफ़ा जो है ना वन विंडो ऑपरेशंस जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सजेस्ट किए हैं कि आपने जितने भी महकमे हैं, जितने भी मामलात हैं, जो भी आप इंडस्ट्री से कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट करते हैं, डेफ़िनेटली गवर्नमेंट का मॉनेटरी चीज़ों की तरफ भी फ़ोकस होता है। इंतज़ामी चीज़ें तो वो ठीक करते ही हैं, लेकिन जो मॉनेटरी चीज़ें हैं, हम उनके लिए कहते हैं कि वन विंडो ऑपरेशन की तरफ आ जाएँ और आप इन सबको क्लब करके एक परसेंटेज हमसे तय कर लें। आप भले ही वो परसेंटेज हमारी फॉरेन रेमिटेंस में से जितनी भी एक्सपोर्ट पेमेंट्स आ रही हैं, उसमें से आप काट लें और हमें इनकी विज़िट से और इनके ऑडिट से और इनकी जो है ना चीज़ों से हमें आज़ाद करें। और क्योंकि ये चीज़ें फिर कुछ और शक्ल भी लेती हैं, जिसके बारे में हमारे बिज़नेसमैन कंप्लेन करते हैं, जो अनफ़ेयर प्रैक्टिसेस डेवलप हो जाती है। तो वो इंडस्ट्री की साइड से तो हम एनकरेज नहीं करते, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि वो चीज़ें खुद ब खुद ऐसी शक्ल ले लेती हैं कि वो एंड अप फिर अनफ़ेयर प्रैक्टिस पे जाके होती है। तो मैं समझता हूँ स्पेशली मैं ज़िक्र करना चाहूँगा सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का, ईओबीआई डिपार्टमेंट का, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का, लाइकवाइज़ लोकल गवर्नमेंट्स हैं, डीएमए है, वगैरह-वगैरह। इनके जितने भी लवाज़मात हैं, उन सबको क्लब करके फाइनेंशियल बर्डन तो वंस हमसे काट दिया जाए। इंतज़ामी चीज़ें जो हैं, उस पर हम ताउन हर तरह को करने को तैयार होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो वैसे ही मैंने जैसे बताया कि हमारी रिक्वायरमेंट्स फ़ॉरेन बायर की तरफ से इतनी स्ट्रिक्ट होती हैं, क्योंकि हम एक्सपोर्ट सिटी हैं और एक्सपोर्ट कंपनीज़ हैं। तो हमने तो अपने कस्टमर को मुतमिन करने के लिए, खुश करने के लिए और थर्ड पार्टीज़ को ऑडिट के लिए सैटिस्फाई करने के लिए हमने अपने एसओपीज़, अपने एनवायरनमेंट और अपने ऑपरेशंस को एट पार रखना होता है। तो वो चीज़ें सारी की सारी गवर्नमेंट की तरफ से भी उसी तरह ही हैं जैसे कस्टमर डिमांड करता है। तो उनमें हम अल्हम्दुलिल्लाह फिट हैं। सिर्फ़ ये जो बाकी मामलात हैं इनमें अगर हमें ईज़ी कर दिया जाए, तो ये नथिंग लाइक दैट। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को गवर्नमेंट ने हमेशा कहा है कि हम ये एनवायरनमेंट देना चाहते हैं और प्रमोट करना चाहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ ज़रा कम-कम देखने में आई। सवाल ये है कि कोई भी हुकूमत हो, मैं किसी हुकूमत के साथ नहीं हूँ, लेकिन ऐसा होता है उस हुकूमत के टाइम भी एक अपोज़िशन होती है, जो हुकूमत को जीने नहीं दे रही। लिहाज़ा हुकूमत को काम करने का मौका नहीं मिलता, सिर्फ़ वो लड़ाइयाँ झेल लेती है। यानी वो असल काम से तवज्जो उसकी हट के कहीं और बटी होती है। अब यही काम अगर बिज़नेसमैन का होता है, उसकी तवज्जो जो असल काम था कारोबारी, उससे बट के यहाँ पे आ जाए कि अब दारों से निपटो और निपटो भी कैसे? मोस्टली ऐसे ही निपटो। वरना पता है क्या आपको लगाते हैं, सील लगाते हैं और सील भी ऐसे है कि फ़ौरन थ्रेट आपको बोलती है, यार मेरे वर्कर कहाँ जाएँ फ़ौरन? यानी ऐसी थ्रेट और अल्टीमेटली कुछ ना कुछ ऐसे करना पड़ता है। सवाल ये है कि अगर बिज़नेसमैन पाकिस्तान का ये यहाँ से निकल गया, तंग आकर, तो आप क्या देखते हैं ये क्या करेंगे? मैं आपको देखें जो तो बॉटम लाइन है ना चीज़ें जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं उनको मैं नहीं डिस्कस करता। मैं आपको एक बड़ी अहम चीज़ बताता हूँ जिस पर कि हम बिजनेसमैन तंग होते हैं। पाकिस्तान के एक्सपोर्टर के लिए हमारे स्टेट बैंक ने और हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में बैड डेट्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा हुआ। अच्छा, वो कौन सा दुनिया में ऐसा बिजनेस है जिसमें बैड डेट्स नहीं होते या जिसमें आपके जो है वो मतलब रिपेयर्स एंड रिजेक्शंस नहीं होती। हुँ, हुँ।
हर जगह होती हैं, चूँकि मैन्युफैक्चरिंग है, ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व है, हैंड स्किल इन्वॉल्व है। हम तो सियालकोट में तो ख़ास तौर पे हैंड स्किल की वजह से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। तो हैंड स्किल में आके ह्यूमन एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। मशीन की जितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती जाए, आप ज़ीरो लेवल पे जा सकते हैं कि आप टॉलरेंस आपकी ख़त्म हो जाए प्रॉब्लम से। हमारे बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे किसी कस्टमर ने अगर हमारी पेमेंट नहीं थी, उसने बैंकरप्सी उसकी हो गई है, या उसकी कंपनी किसी वजह से बंद हो गई है, या वो किसी वजह से उसकी पेमेंट डिले है, तो हमारे जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है शिपिंग डॉक्स के ऊपर, उस टाइम के अंदर हमने अगर पेमेंट रिसीव नहीं की, तो हम स्टेट बैंक की नज़र में कसूरवार हैं और हमारे वारंट निकल आते हैं और हमें जो नोटिस मिलता है उसके ऊपर ये लिखा होता है कि आप फलां तारीख तक अगर इस नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो आपके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाएंगे। अब आप मुझे ये बताइए, क्या जो बिजनेसमैन दिन रात मुल्क के लिए काम करता है, अपने फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए काम करता है, लोगों के घरों को चलाता है। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं मेरी कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं, मैं उनकी फैमिलीज़ के बारे में भी मुझे एहसास होता है। मेरे तमाम एक्सपोर्टर्स ऐसे ही हैं, थ्रू आउट पाकिस्तान। सियालकोट हो, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, कोई शहर हो, बिजनेसमैन अपने लिए बाद में सोचता है, पहले अपने वर्कर्स का सोचता है, फिर अपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स का सोचता है, फिर अपनी सप्लाई लाइन का सोचता है। पूरी चेन को देखने के बाद वो अपने घर का सोचता है। तो हमें ये एहसास होता है कि हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार फ़लाँ प्रोडक्ट का जो बिज़नेस है ना वो मुझे मिलना चाहिए, मेरा फ़लाँ वर्कर जो है ना फैक्ट्री में उसके पास काम कम है, या मेरे सब कॉन्ट्रैक्टर के पास वर्कलोड कम है, या मेरी जो सप्लाई चेन है वो मुझसे ज़्यादा परचेज़ेस की डिमांड कर रहे हैं कि जी ज़्यादा माल खरीदे। तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए मुझे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स चाहिए। तो वो सारा कुछ हम देख रहे होते हैं, हम ध्यान कर रहे होते हैं। तो जब हम इन चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं तो हमें अपना घर और अपना आप बिल्कुल भूल जाता है। हम तो समझ रहे हैं हमारा जो एक-एक मिनट है और एक-एक जो सोच है वो हमारी लोगों के लिए और पाकिस्तान के लिए वो काम कर रही हो। तो मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्टर पे ट्रस्ट करना चाहिए, एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करना चाहिए और एक्सपोर्टर को जो है ना इनिशिएटिव लेने के लिए ऐसा एनवायरनमेंट मुहैया करना चाहिए जिससे कि वो अपना कारोबार में आसानियाँ हासिल करे और ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार कर सके। लेकिन एक्सपोर्टर हैं पाकिस्तान में, इनकी जो टोटल एक्सपोर्ट की वैल्यू है, ये पाकिस्तान में बाहर से जो लोग पैसा भेजते हैं उससे कम है एक्सपोर्टर्स की। यानी हमारी एक्सपोर्ट कम है, बाहर से जो लोग जाके हमारे लोग जो एनआरपीज़ वहाँ से पैसा भेजते हैं, वो पैसा बड़ा होता है। अब इसकी ज़िम्मेदार तो पता है कि सारे ये निज़ाम ही होगा जिसने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा नहीं करने दिया है। यानी बिज़नेस किसी भी कंट्री की रीढ़ की हड्डी होता है, अगर वो पैसा बाहर से नहीं कमाता तो पूरा निज़ाम उसका खराब होगा। तो दैट मीन्स कि ये लार्विंग चीज़ है कि हम इसको ठीक कर लें। तो एक तो ये जैसे वर्म डिप्रेशन, मेरी मैं खुद जानता हूँ यार इतना सोलर दे दो, बिज़नेसमैन को कहो या तुम बस काम करो, तेरी दर्दी मेरी दर्दी, टैक्स काट लो। अच्छा है ना? सही कह रहे हो आप। ऐसे। अगली बात अब ये थी कि ये चैम्बर्स जब किसी छोटे से एक कारोबार की जो एसएमईज़ हम जिन्हें कहते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़, तो इनके मैंने देखे छोटे-छोटे कार्टन कई घरों में लगे होते हैं, कई छोटी-सी शॉप में लगे होते हैं। वो लोग भी इसमें कहीं न कहीं किसी पार्ट में शरीक है। ये चैम्बर ऐसे छोटे जो कारोबार हैं इनकी हेल्प कैसे करते हैं कि बड़े मीडियम साइज़ के कारोबार बने? हमारे सियालकोट का जो बिज़नेस मॉडल है ना जी, सियालकोट चैम्बर में बड़ा यूनिक है, डिफरेंट है। हम अपने हर एक मेंबर के लिए सोचते हैं, इंडिविजुअली भी, कलेक्टिवली। हमने यहाँ को 55 से ज़्यादा कमिटीज़ बनाई हुई हैं। हमने कोई ऐसा एरिया नहीं छोड़ा जिस एरिया ऑफ बिज़नेस को एड्रेस करने के लिए यहाँ पर हमारी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कमेटी नहीं है। हुँ। उस कमेटी के चेयरमैन हम बड़े सोच समझ के लगाते हैं और बिज़नेस कम्युनिटी में से ही वॉलंटियर करने वाले लोगों को लगाती। उनके साथ सीनियर वाइस चेयरमैन होते हैं और उसके बाद 15, 20, 25, 50 मेंबर्स उस कमेटी में होते हैं, जो कि एक्सपोर्टर्स ही होते हैं। वो सब लोग जब भी कोई इशू आता है या नहीं भी होता तो अपने रूटीन में ही वो इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स को, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को वो चेकअप करते हैं और मीटिंग्स करते हैं। हर महीने ऑलमोस्ट एक मीटिंग ज़रूर हर कमेटी की होती है, जिसमें कि वो ग्रे एरियाज़ को डिस्कस करते हैं, इम्प्रूवमेंट्स को डिस्कस करते हैं और क्या चेंजेस लानी है, क्या बेहतरी लानी है और जो विज़न हम सियालकोट चैम्बर में लेके चल रहे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस पर्टिकुलर कमेटी के तहत उस इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसे करनी है।
तो हम छोटे एक्सपोर्टर को बड़ा एक्सपोर्टर बनाने के लिए हमने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कमेटी एक बनाई हुई है, जहां हम स्टार्टअप्स को और छोटे एक्सपोर्टर्स को ट्रेनिंग देती। वो कमेटी हमारी माशाल्लाह मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा काम करती है बाकी कमेटीज़ की निस्बत, कि वो महीने में 2-2 3-3 सेमिनार्स हाफ डे फुल डे करते हैं। उसमें हम यहाँ तक ट्रेनिंग देते हैं नए बच्चों को, और जो नाकामी को फेस कर रहे हैं उनको, कि आपने बिज़नेस मीटिंग्स कैसे करनी है, आपने कस्टमर कैसे ढूँढना है, आपने अपने आप को पेश कैसे करना है, आपके ड्रेसअप कैसे होना चाहिए, आपकी गुफ्तगू क्या होनी चाहिए, कौन-सी चीज़ें जो आपको आपके बिज़नेस में मनफ़ी हैं, जो आपको पीछे लेके जा रही हैं या जो आप आगे नहीं बढ़ने दे रही, कौन से काम हैं जो आपको करने चाहिए। लिहाज़ा मतलब आई एम टेलिंग यू द बॉटम लाइन स्टोरी एक्चुअली। इससे बहुत आगे हम जाके काम करते हैं। ये तो बिल्कुल वो इन्फॉर्मेशन है जो एक बिल्कुल ही बिगिनर और अनजान बच्चा अगर कोई आ जाता है और वो कहता है कि भी मैं कुछ करना चाहता हूँ, सियालकोट ही हूँ तो मैं एक्सपोर्टर बनना चाहता हूँ, तो उसको हम इतने बिगिनिंग लेवल से भी स्टार्ट देते हैं। इसके अलावा हम आईटी कमेटी है, ई-कॉमर्स कमेटी है, हमारी सर्जिकल सेक्टर की कमेटी है, स्पोर्ट्स गुड्स की, लेदर गारमेंट्स की, ग्लव्स की, अ, आई वुड से टेक्सटाइल की, हौज़री की, अ, हर एक सेगमेंट के ऊपर, इवन मिलिट्री यूनिफॉर्म्स एंड गियर से रिलेटेड, क्रिकेट गियर से रिलेटेड हमने अलग से कमेटियाँ बनाकर तो हमने काम किया, और हम लोगों को उनकी क्यूरीज़ के मुताबिक जवाब देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और फिर सक्सेस स्टोरीज़ डेवलप होती हैं। माशाल्लाह, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमारे पास कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो एक्टिव नहीं है और काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर किसी ने खुद से ठान ली है कि वो एक्सपोर्टर बनना चाहता है और वो नाम कमाना चाहता है और अपना फ्यूचर सेट करना चाहता है, अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट की मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सपोर्ट करता है और उसको उठाता है, और वो 10-20 सालों में वो कुछ बन के ज़रूर दिखाता है। अच्छा, आजकल ना तमाम जो बिज़नेसेस हैं ये सोच रहे हैं कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है इनको अपने किसी सिस्टम में, किसी प्रोसेस में जहाँ कहीं पॉसिबल है, इसको इनकॉर्पोरेट करें। अब आप माशाल्लाह पढ़े लिखे भी हैं, आप चेयरमैन भी हैं, यानी पावर भी आपके पास मौजूद है सोचने की, लीड करने की, और आप कारोबारी पर्सनैलिटी भी हैं। इन तीनों पर्सनैलिटियों को साथ मिला के अगर सोचा जाए, तो कारोबार के अंदर कहाँ-कहाँ पे कहीं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, कहीं मॉडर्न किस्म की ईआरपीज़ जो एआई से इंटरैक्ट भी कर सकें। आपको लगता है ऐसी कई ज़रूरतें हैं? डेफ़िनेटली। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सियालकोट की मेजॉरिटी ऑफ़ द इंडस्ट्रीज़ जो है ना, वो कन्वेंशनल मशीनरी के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, जिनको आप मैनुअल मशीन्स कह सकते हैं, सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स कह सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जब अडॉप्ट करते हैं तो फिर डेफ़िनेटली सॉफ्टवेयर्स और आईटी से रिलेटेड बातें शुरू होती हैं, और सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस और जो है आई वुड से कि टेक्नीशियंस की बात आती है। तो हमें देयर इज़ अ बिग गैप आई वुड से। हम अगर सर्जिकल सेक्टर की बात करते हैं तो हमारे सर्जिकल इंडस्ट्री में हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत है सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड मशीन्स की तरफ, और हमें सीएनसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। सीएनसी, अब अभी ये बेसिक मशीन्स जो दुनिया में इस्तेमाल की जा रही हैं वो सीएनसी टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ फॉर मिलिंग, टर्निंग, लेथ्स एंड शेपिंग प्रोसेसेस। और इससे भी आगे की जो बातें हो रही हैं, लेज़र कटिंग और लेज़र वेल्डिंग, लाइकवाइज़ आई वुड से वाटर जेट मशीन्स, और बहुत कुछ। तो हम सियालकोट में इसकी बिल्कुल इस वक़्त हम बुनियादी स्टेज पे खड़े हैं कि हम इन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जा रहे हैं। दुनिया इनको अडॉप्ट करके इनसे अगले स्टेप पे चली गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नाकाम हुए हैं, क्योंकि हमारी जो सर्जिकल सेक्टर है इसमें हैंड स्किल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और प्रोडक्ट जो है वो अगर 70 प्रोसेसेस से गुज़रती है, तो उन प्रोसेसेस में आप कह सकते हैं कि मोर देन 50 प्रोसेसेस जो हैं वो हैंड स्किल पे बेस करते हैं। तो उनके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी आ रही, शॉर्टेज ऑफ लेबर एक इशू है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं इतना सीवियर नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी इसको रिप्लेस कर रही है, जिसकी वजह से फिर वर्कर्स जो हैं जॉबलेस होते हैं, उनको फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के की ट्रेनिंग की तरफ आना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और ये मेक एंड शिफ्ट वाला तरीका बात। चैम्बर के पास अपने ज़ाती फंड होते हैं जो ये अपनी शॉपदीदी अख्तियार के साथ कहीं इस्तेमाल कर सके सालाना? जी, मैं
इस सवाल का जवाब देने से पहले मैंने चूँकि पिछले सवाल में सर्जिकल इंडस्ट्री का सिर्फ ज़िक्र किया, कीजिए। लाइकवाइज़ मैं आपको बताऊँगा फुटबॉल इंडस्ट्री है, तो वो हाथ से बना हुआ फुटबॉल पहले बिकता था। तो ये टेक्नोलॉजी शिफ्ट के साथ हम मशीन मेड बॉल में चले गए। हमारा हैंडमेड फुटबॉल जो था वो बिज़नेस पाकिस्तान से एक टाइम पे निकल गया था और वो चाइना हमसे ले गया और दूसरे मुल्क जो है कॉम्पिटिशन में आ गए, क्योंकि उन्होंने मशीन मेड बॉल, हाइड्रोलिक बॉल वगैरह डेवलप कर लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सियालकोट के डायनामिक बिज़नेस पर्सनैलिटीज़ ने मेहनत की और उन्होंने मशीन मेड बॉल बनाने में कामयाबी हासिल की और दोबारा अपना वो मार्केट शेयर हासिल किया। इस वक्त दुनिया में जो फुटबॉल खेला जाता है वर्ल्ड कप में, चैम्पियनशिप्स में और लीग्स में, वो मेड इन सियालकोट ही खेला जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है कि मैनुअल वर्क से, मैनुअल मशीन से आप टेक्नोलॉजी शिफ्ट करते हैं, तो आप ना सिर्फ आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है बल्कि आपका जो बिज़नेस है वो भी सिक्योर हो जाता है। इसी तरह ग्लव्स इंडस्ट्री है, गारमेंट्स इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, मोटर बाइकिंग इंडस्ट्री है, शू मेकिंग इंडस्ट्री है। इन सब में टेक्नोलॉजी ने अपना किरदार अदा किया है और टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे बिज़नेस सिक्योर भी हुए हैं और पहले से बड़े भी हैं। बाकी रही बात, पिछले 3-4 साल से हमारी एक्सपोर्ट्स जो है मोर और लेस $2.3 बिलियन, $2.25 बिलियन के बीच में ही रह रही हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सामना है, हमें इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का सामना है, हमें अपने मुल्क के इमेज के को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, हमें रीजनल पॉलिटिक्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। गो कि हम बिजनेसमैन जो है नॉन पॉलिटिकल लोग होते हैं, हमारी पॉलिटिकल एफिलिएशन एज सच किसी के साथ भी यहाँ तक होती है कि वो मुल्क के साथ कितना अच्छा चल रहा है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मुल्क के लिए बेहतर चल रही है तो हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं और हम उसको कहते हैं कि ये काम भी करें, इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि बिजनेसमैन को लालच होता है कि उसकी इंडस्ट्री ग्रो करे, उसके लोग ग्रो करें, उसका शहर ग्रो करे और कस्टमर्स फैसिलिटेट हो। दैट इज़ द ओनली ओरिएंटेशन। फॉर दैट रीज़न जो भी हाथ पकड़ाता है हम उसके साथ हो जाते हैं। लेकिन इंडिविजुअल लेवल में हर किसी का एक अपना डिसीजन होता है कि वो किस पॉलिटिकल रिजीम के साथ खड़ा है। लेकिन कलेक्टिवली हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हमारे लिए पाकिस्तान पहले है, पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले है और पाकिस्तान के लोग पहले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी विजन के साथ सियालकोट चैम्बर में भी चल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसी पे ही फोकस करेंगे। अब बात ये थी इसके जो फंड होते हैं, क्या फंड इसके इसके होते हैं अपने ज़ाती फंड्स? जी, सियालकोट चैम्बर की जो एक्चुअली सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज़ एनुअल सब्सक्रिप्शन एंड रिन्यूअल ऑफ द कंपनीज़। वो फ़ीस आती हैं, उसके अलावा कुछ चार्जेज़ हैं जो हम वीज़ा लेटर को जारी करने के लिए देते हैं और कुछ हमारी 1-2 रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं सियालकोट चैम्बर की बिल्डिंग के अंदर ही जो डिफरेंट इदारों को हमने रेंट आउट की हुई हैं। इसके अलावा हमारा ऑडिटोरियम है, अगर कोई थर्ड पार्टी चाहती है कि वो हमारे ऑडिटोरियम को यूज़ करे तो उसके नॉमिनल से चार्जेज़ होते हैं। तो एक्चुअली इन फंड्स में से हम अपने सियालकोट के जो मेंबर्स हैं कलेक्टिवली अगर कोई काम करना चाहें जिसका सबको अक्रॉस द बोर्ड फ़ायदा हो, तो हम उन फंड्स को यूटिलाइज़ करते हैं। अदरवाइज़ हमारे सियालकोट का मॉडल यहाँ भी बड़ा यूनिक है। हमारी लीडरशिप ने हमें एनकरेज किया हुआ है और हमारे जो बिज़नेसमैन हैं वो इतने ज़बरदस्त लोग हैं कि जब भी हम किसी फलाही काम को करना चाहते हैं, पब्लिक वेलफेयर के काम को करना चाहते हैं, तो हमारी एक आवाज़ पर जो है ना वो हमारे वॉलंटियर बिज़नेसमैन जो हैं वो फंड्स इकट्ठे करते हैं। मतलब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर मैं आज बीइंग प्रेज़िडेंट मैं कहता हूँ कि अभी हमें 1 करोड़ रुपए के फंड्स इकट्ठे करने हैं और फलां इम्पोर्टेंट काम जो है वो हमने करना है जिसका शहर को या लोगों को फ़ायदा होगा। तो आई विल हार्डली कलेक्ट दिस फंड इन 3 डेज़। ये इतना आसान है हमारे लिए, क्योंकि हमारे इदारे पर, हमारी लीडरशिप पर और हमारी कहतुल्लाही पर जिस पर मैं बतौर सदर बैठता हूँ, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी एतमाद करती है और उनको पता है कि ये पैसे सही जगह लगेंगे और इसका फ़ायदा भी भरपूर तरीके से दिया जाएगा और लोगों को पहुँचाया जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पे कारोबारी लोगों के अंदर ही रहते हैं, आपकी फैमिली कारोबारी थी, 3 नस्लें आपकी कारोबारी हैं। आपने क्या देखा किस-किस वक़्त पे जाके कारोबार ऊपर गया और किस वक़्त पे जाके है नीचे गया? कौन-से ऐसे सियासी या दूसरे कोई हमारे अंसर होते हैं जिसकी वजह से कारोबार नीचे आता है? हमारी डील्स कमज़ोर होती हैं, हमारे क्लाइंट्स जो बाहर थे जो ये भागते हैं, ये कब-कब हुआ, कैसे-कैसे हुआ? देखिए, मेरा अपना जो बिज़नेस का एक्सपीरियंस है वो तकरीबन 25 साल का है।
2000 से मैं फैमिली बिजनेस में आया, फिर मैंने अपना कारोबार किया। इन 25 सालों की स्टोरी भी जो है वो कोई पिछले 50 सालों 100 सालों से डिफरेंट नहीं है। हमारे इश्यूज़ हमेशा से एक वही रहे हैं जो मेरे वालिद अपने वालिद से सुनते थे और मैंने अपने वालिद से सुने और अब मेरे बच्चे मुझसे सुनते हैं। लेकिन कुछ बेहतरी ऐसी आई है हालिया दौर में कि मैं समझता हूँ कि चीज़ें इम्प्रूव होंगी और मैं आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन और मैं अल्लाह पे यकीन रखने वाला बंदा हूँ कि अगर मुझे अच्छा नज़र आ रहा है तो इस चीज़ का मतलब है कि वाक़ई अच्छा है। अच्छा चलिए एक ऑप्शन है, आप एक काम कीजिएगा कि आप बताइए कि कोई एक हुकूमत किसी की, जिस दौर में आपने देखा हो आपके कारोबार या सियालकोट के लोगों के कारोबार ज़्यादा बेटर गए, अगर ये नहीं बता सकते तो ये बता दीजिए किसके टाइम पे बुरे किए? देखिए मैं अब इस पे विदाउट एनी प्रेजुडिज्म सही बात करनी चाहूँगा और मैं सही बात का ही कायल हूँ। अ, अगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की बात की जाए एज़ पॉलिटिशियन, तो हमेशा से मैंने देखा है कि उनके दौर में खुशहाली आई है, तरक्की आई है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुई है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन फेवर ऑफ एक्सपोर्ट्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन फेवर ऑफ एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन फेवर ऑफ ट्रेड और ये जो है ना वो हुई हैं। मुल्कों के साथ रिलेशनशिप्स बेहतर हुए हैं, बायलैटरल ट्रेड बढ़ी है, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज डेवलप हुआ है। पाकिस्तान की हुकूमत पे जो बेएतबारी का माहौल होता था, उनके हुकूमत में आने से वो एतबार में तब्दील होता है और आज भी हम यही देख रहे हैं कि आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक्चुअली इट्स अ कॉपी ऑफ मियाँ नवाज़ शरीफ आई वुड से और फेस मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का ही है जो आज जिसकी वजह से ये हुकूमत जो है वो कामयाबी की तरफ जा रही है और उन्हीं की लीडरशिप, उन्हीं का विज़न मुझे लगता है कि पीछे है। नहीं ये तो देखें मशहूर हैं पाकिस्तान में, ये करप्ट चोर बाकी सब कुछ। तो आप कह रहे हैं कि इनके टाइम में ही ऊपर जाता है कारोबार। अब सवाल सिर्फ ये मैं पाकिस्तान में ना असल में लोगों को बताना ही चाहता हूँ, पाकिस्तान में हुकूमत में जो भी शख्स आया था ये गद्दार नहीं था। ये चाहे खान साहब होंगे, चाहे पीपी के लोग होंगे, चाहे कोई भी गद्दार नहीं थे। उसकी रीज़न ये है, गद्दार मुल्क बेच के ना यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। मुल्क बेचने के बाद उसने चपरासी नहीं लगना उनका। ये मुल्क है तो उनकी पहुँच वो सारी उनकी बढ़ती भी है। अगली बात आती है अहलियत और नाअहलियत की। तो किसी की कोई क्वालिटीज़ हैं, किसी की कोई क्वालिटी। मेरा ख्याल है कि सबको होनी चाहिए। जिस बंदे ने जिसकी ड्यू रिस्पेक्ट हो, करनी बनती हो, हमें करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी शख्स ने एक काम फला अच्छा किया, हम उसका अच्छा काम कहें। डबल 1 डबल 2 थी, ये एक वाक़ई गुड सर्विस है और पेट्रोलिंग सर्विस थी गाँव देहातों में। हमें जो ये काफ़िले की टाइम की गवर्नमेंट थी, अच्छी थी। यानी ऐसे किसी ने के काम किए तो हम एक्नॉलेज करें। अगर हमने शाबाश देनी किसी को बंद कर दी ना, तो लोगों ने अच्छे काम करने बंद कर देने हैं। नहीं देखिए जी, मैं फिर मैंने बीइंग एक्सपोर्टर, बीइंग रिस्पॉन्सिबल सियालकोट बिजनेसमैन, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम सियालकोट के लोग जो अच्छा काम करता है उसके पीछे हो, बिल्कुल बिल्कुल ठीक और उसको शाबाश भी देते हैं। नो डाउट्स कि इसमें परवेज़ इलाही साहब को क्रेडिट मिलता है कि उन्होंने 1122 की अच्छी सर्विस लॉन्च की। लेकिन मुझे ये भी पता है कि इस कॉन्सेप्ट के पीछे गवर्नर सरवर साहब थे, जिन्होंने ये आइडिया उनको दिया। नहीं, उस समय होता है ना सिंह का, देखिए मेरी ना शोहरत है, उनके लिए भी शाबाश। मेरी तो बिल्कुल ठीक, ये बहुत अच्छा कहा। और बाकी मैं आपको बताऊँ प्रायोरिटीज़ जो है ना वो हर हुकूमत की डिफरेंट होती हैं। मैं ये आपने कहा कि ऑनेस्ट या डिसऑनेस्ट, ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी के अलावा प्रायोरिटी है बड़ा इम्पोर्टेंट। आप तनकीद कीजिए, सबकी प्रायोरिटीज़ पे तनकीद कीजिए, उनके चोर डाकू उनको बाकी सब ना कहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान में रह रहे हैं, दैट मीन्स कि ये पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहते। एक सवाल मेरा आप ही लिए है, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन हैं, आपके तल्लुकात यहाँ भी बड़े सारे होंगे, बाहर भी बड़े होंगे। आपने क्यों प्रेफ़र किया पाकिस्तान में ही काम करना? लोग तो कहते हैं, इधर 4 नहीं कमा ली, 5 करोड़ कमा ली ना आप यहाँ पे, आप बाहर जा सकते हैं फैमिली लेके। आप ये लगे उम, मैं इसलिए नहीं गया कि दुनिया में इससे ऐसा मुल्क है ही। यस और ये हमारा है। ये हमारा मुल्क है, यहाँ हम आज़ाद हैं, यहाँ हम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जी सकते हैं। अपने आप कह लें कि हमारी यहाँ पे रूट्स हैं, हमें इस मिट्टी से प्यार है, हमें ये मुल्क अल्लाह ताला ने बड़ी जद्दोजहद के बाद अता किया है। हमें इस चीज़ का एहसास हमारे बड़ों ने दिलाया हुआ है कि ये कैसे हासिल हुआ था और हमें इसकी हिफाज़त करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि सियालकोट का एक-एक बच्चा, चूँकि हम एक्सपोर्ट से मुंसलिक हैं, तो हमारी कंट्रीब्यूशन ही साबित करती है कि हमारा माइंडसेट क्या है और हमें इस मुल्क के लिए हमेशा डिलीवर किया है।
इस मुल्क को खड़ा करने के लिए हमने हमेशा कंधा दिया है और हर हुकूमत को हमने सपोर्ट दी है इसी नज़रिए के साथ कि ये मुल्क है तो हम हैं और आप हैं और खुदारा इसके लिए अच्छे काम कीजिए, अच्छी पॉलिसीज़ लेके आइए ताकि ये मुल्क पले बढ़े और आगे बढ़े। अच्छा, जब बात आती है ना इसकी सियालकोट की, तो 3 चीज़ें यहाँ पे आती हैं सबके ज़हन में, एक तो इकबाल, दूसरी बात सर्जिकल आइटम्स और तीसरी स्पोर्ट्स के आइटम्स। तो 2 चीज़ों के नज़र का आपने बता दिया। ये शहर की शनाख्त बताने के लिए यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी क्या कर रही है? यहाँ पे इकबाल का घर था, उसकी लेगेसी है यहाँ पे। देखें, अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का जो नाम है, ये तो पूरी दुनिया इससे वाकिफ़ भी है और उनकी खिदमत, उनका नज़रिया और उनकी ज़ात के बारे में कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। उससे डेविएट करने का मतलब है कि हमने अपना जो असल रास्ता है वो छोड़ दिया। तो इकबालियात और अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो आइडियोलॉजी है, वो मिशन ले रहा है। ना सिर्फ सियालकोट के लिए, इस पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी। बहुत सारे मुल्कों में उनके जो लेक्चर्स हैं और उनकी जो पोएट्री है वो पढ़ाई जाती है और जो है ना कॉन्सेप्ट्स और नज़रियात जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं। तो हम इससे तो पीछे हट ही नहीं सकते। ये तो हमारे लिए इसमें कोई दूसरी राय नहीं। हुँ। इकरामुल हक साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। आज बड़ी मज़े की बातें हुई और मैं ये बातें करना चाहता था ऐसी किसी पर्सनैलिटी से जो बिज़नेस में गुंदा हो, जिसको उसकी बारीकियों को पता हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं करता, हमारे बिज़नेस ग्रो क्यों नहीं करते। और आज काफ़ी सारी चीज़ों के जो बात मिल गए, इंशाल्लाह और भी बातें करेंगे, मीटिंग करें कोशिश करेंगे। कुछ सवालात अगर दोस्तों ने यहाँ पूछे, तो मैं दोबारा शायद किसी टाइम पे आपसे दरख्वास्त करूँ, ताकि उनके जो सवालात हैं, उनके जवाब भी दिए जा सकें। आप इस चैनल के दोस्तों से यहाँ की ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे, इतना ख़ास पैगाम भी देना चाहें? देखिए, मैं आपका सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे आज मौका दिया और ये सारी गुफ्तगू आपके मेरे दरमियान हुई। मैं सियालकोट और पाकिस्तान के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने मुल्क को अच्छा जानें, अपने मुल्क को अपना समझें, इसकी अहमियत को समझें और इसके वजूद को एक्सेप्ट करें। इसके लिए ना बुरा सोचें, ना बुरा करें। इसके लोगों के साथ नेकी करें, इस मुल्क के साथ नेकी करें। अगर आप इस मुल्क और लोगों के साथ चाहे जाने-अनजाने में आप उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो हकीकत में हमें अपने और अपनी आने वाली नस्लों को नुकसान पहुँचाया। ये मुल्क है तो हम हैं। इस मुल्क ने ही हमें सब कुछ दिया। मैं समझता हूँ कि दुनिया में मैं कहीं भी चला जाऊँ और हमारे सियालकोट के तमाम बिज़नेसमैन ऐसा ही सोचते और कहते हैं कि हम कहीं भी चले जाएँ, हमें सुकून यहाँ ही आके आता है। और हमें चाहत होती है कि हम अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपने लोगों में वापस जाएँ। तो मेरा पैगाम सिर्फ़ यही है कि इस मुल्क के लिए आप डिलीवर करें। इस मुल्क के लिए मुस्बत सोचें, इस मुल्क के लिए अपने मुस्बत मामलात जो हैं उनको आगे लेके चलें। क्योंकि इस मुल्क ने आपको शनाख्त दी है, इस मुल्क ने ही आपको आज जो आप हैं, वो आपको सब कुछ दिया। इसी दुआ के साथ कि हमारी जो हुकूमतें हैं और जो हमारे लोग हैं, ये सब पैट्रियटिज़्म के ऊपर बिलीव करें और हुब्बुल वतनी को तरजीह दें। किसी भी चीज़ को जो इस मुल्क के लिए मनफ़ी है, चाहे वो अल्फ़ाज़ की शक्ल में है, चाहे अमली शक्ल में, उसको डिस्करेज करें और उसको ना सिर्फ़ दिल में बुरा जानें बल्कि उसको ज़ुबान से और हाथ से रोकें। इस मुल्क पर सारी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। इस मुल्क की ज्योग्राफ़िकल, स्ट्रैटेजिकल, इकोनॉमिक और हर तरह से इस मुल्क की एक ख़ास अहमियत है, जिसको शायद हम आम पाकिस्तानी लोग नहीं समझ पाए। हमें इसको समझने की ज़रूरत है। इस वक़्त पाकिस्तान ने जितने चैलेंजेस देख लिए हैं, चाहे वो ज्योग्राफ़िकल हों, चाहे बॉर्डर पे हों, चाहे हमसाया ममालिक से हों, चाहे इंटरनल अ, सेफ्टी सिक्योरिटी हो, अमन-ओ-अमान हो, चाहे एक्सटर्नल सेफ्टी सिक्योरिटी हो, दुनिया के जो डिफरेंट पार्टनरशिप्स हैं, उनमें हमारा रोल हो, टेररिज़्म में हमारा रोल हो, इन सब चीज़ों को अगर बीइंग पाकिस्तानी हम सोचें, समझें और अहाता करें, तो हमें समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान आज तक अगर सर्वाइव कर रहा है तो उसकी वजूहात क्या हैं और इसको आगे बढ़ना चाहिए तो क्यों आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया इसके ऊपर नज़रें लगा के बैठी है तो क्यों बैठी है। हम एटॉमिक पावर हैं, एक अलग स्टोरी है।
हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। अगर हम पाकिस्तानी ने के नाते अपने आप को मनवा लें, तो मेरा ख़्याल है कि हमारे लिए ये एक जो है ना कुव्वत, यही बहुत बड़ी कुव्वत है, क्योंकि इसी कुव्वत को तोड़ने के लिए दुनिया काम कर रही है कि हम एक ना हो सकें, हम में यूनिटी ना हो। वो हमें अंदर से तोड़ रहे हैं और अलग-अलग करना चाहते हैं, जो भी दुश्मन है हमारे। तो इस चीज़ को हमने डिफाइन करना है। ये चीज़ बचेगी तो बाकी सब चीज़ें प्रोटेक्टेड रहेगी और इस मुल्क के बॉर्डर्स, इस मुल्क की सिक्योरिटी, इसकी इकोनॉमी, इसका सिस्टम, इसकी लीडरशिप, हर एक चीज़ परवान चढ़ेगी और अल्टीमेटली हम लोगों का फ़ायदा हो। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया नमहक साहब। दोस्तों, सियासी पार्टियाँ जो भी यहाँ पे हों, आपका हक है, आप जिसको सपोर्ट करना चाहे कीजिए। उनसे हट के भी आपका हक है कि आप जिसको अपना हीरो मानना चाहें, आप मान सकें। मैं सिर्फ थोड़ी-सी गुज़ारिश ही करना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर हम थोड़ा-सा शोर मचाएँ, ये अवाम की बातें हुकूमतों तक पहुँचें कि भाई जो भी हुकूमत आएगी, चाहे किसी की भी हो, हमें उससे कुछ रौकात नहीं है। बस ये काम कर दे कि जो लोग छोटी-सी दुकान खोलने से लेकर बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे पाकिस्तान में लगाते हैं ना, इस बंदे के लिए ऐसी पॉलिसियाँ बनाना शुरू कर दें बिज़नेस फ्रेंडली, जिसके लिए इदारे आके इनको तंग ना करें। इनके दिन ना टूटे, इनको चैलेंज ये वाले ना आ जाए। पहले ही चले जाते हैं बाहर, हमें डिफेंड करना, दूसरे कंट्रीज में जाके लेबल लगा हुआ है दहशतगर्दी का। हमें उसको डिफेंड करना है और लोगों को बताना हम दहशतगर्द नहीं है, कारोबारी पर्सन है। तो ऐसे जगह पे डिफेंड करते-करते हमें यहाँ 15-20 इदारों को डिफेंड करना पड़ता है। ऐसी पॉलिसी बनाइए या ऐसी पॉलिसी फोर्स कीजिए, जो हुकूमत आए या जाए, कारोबारी जो लोग हैं इनके ऊपर लॉन्ग टर्म पॉलिसी असरअंदाज होगी, दूसरी असरअंदाज में हो। इंशाल्लाह हमारे यहाँ पे कारोबार चलेंगे, पाकिस्तान में कारोबार चलेंगे तो इतनी बड़ी आबादी, 25 करोड़ आबादी, उसका रोजगार वहाँ से ही निकलता है, वहाँ से ही जॉब्स क्रिएट होती हैं। आप सबकी सोचें बदले, हमारी सोचें बदले, हम मिल के कोशिश करें तो इंशाल्लाह ये काम भी होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द नए किसी दोस्त के साथ, नया एक्सपीरियंस। मैं खुद सीखता हूँ ऐसे पॉडकास्ट में, आप भी सीखिए, मिल के सीखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।